सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं टीजीटी साइंस के लिए आपके लिए फिजिक्स की एक ऐसी वीडियो लेके आने वाली हूँ जिसमें कि आपका टीजीटी साइंस में जो फिजिक्स का पोर्शन है वो इतने अच्छे से और इतने शॉर्ट ढंग से मैं आपको करवा दूंगी कि आपका सारा फिजिक्स का पोर्शन उसमें अच्छे से इजीली कवर हो जाए। साथ ही साथ आपका बहुत ज़्यादा टाइम फिजिक्स में ना लगे ताकि आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर अपना ज़्यादा ध्यान दे सको। मैं आज उसी वीडियो के साथ यहाँ पर आपके सामने आ चुकी हूँ जहाँ पर हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के टॉपिक्स की बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। जी हाँ, हर एक फॉर्मूला जिसके बेसिस पर आपको टीजीटी साइंस के एग्जाम्स में न्यूमेरिकल देखने को मिलता है वो हर फॉर्मूला आज मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ। इन पर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल्स आपके सामने आएंगे तो आप उनको एक अच्छी अप्रोच के साथ सोल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो में जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मोशन एंड मेजरमेंट, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आप मेरे नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपके लिए मैं मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। उस लिंक पर जाइए, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मेरे नोट्स की पीडीएफ मिलेगी। वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला वो स्पीड के लिए है। अब आप बोलोगे मैम स्पीड का फॉर्मूला बताने की क्या जरूरत थी? तो जरूरत थी क्योंकि हमारे इसी चैप्टर में एक सेकंड टर्म सिमिलर टू स्पीड बट नॉट एक्चुअली स्पीड विच इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को समझने से पहले स्पीड को अच्छे से समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अगर हम बात करें स्पीड के बारे में तो स्पीड का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इट मीन्स आप बोलोगे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं चल रहा हूँ, इसमें आपने सिर्फ बताया मैग्नीट्यूड की 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर डायरेक्शन की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि किस डायरेक्शन में आप चल रहे हो 50 किलोमीटर स्पीड के साथ। इसी वजह से स्पीड को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं बिकॉज इट ओनली हैज मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। अगर यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड इज द यूनिट फॉर स्पीड। अगर आगे हम बात करें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को हम स्पीड विद डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। इट मीन्स है तो स्पीड ही, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर हम उसमें डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन भी दे दें तो उसी स्पीड को हम वेलोसिटी बोल देते हैं। इट मीन्स अगर मैं बोलती हूँ प्लस 50 किलोमीटर पर आवर तो मैंने क्या बोला, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हूँ। और प्लस मीन्स लेट अस से ओरिजिन से राइट हैंड साइड को हम प्लस से डिनोट करते हैं और ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड को हम माइनस से डिनोट करते हैं। तो प्लस 50 मीन्स ओरिजिन से राइट साइड चल रही हूँ। और अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी इज माइनस 50 किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ओरिजिन से लेफ्ट साइड हम चल रहे हैं। आई होप द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड द वेलोसिटी इज क्लियर टू यू। आगे अगर हम वेलोसिटी के फॉर्मूला की बात करें तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब आप बोलोगे स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यस, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके का डिस्टेंस ही होता है, लेकिन कौन सा डिस्टेंस होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर आपको कोई दो पॉइंट्स दिए गए हैं ए एंड बी तो उनको स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन से आप ज्वाइन कर दो, उसी को हम उसका डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इट मीन्स द शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। और शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। अगर आप घूम फिर के कर्व से आते हो तो वो शॉर्टेस्ट नहीं होगा।
तो आपको यहाँ से याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो यहाँ से हमें एक बात समझ आती है कि डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा या हमेशा उससे कम होगा। इट मीन्स डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसी बेसिस पर अगर हम स्पीड और वेलोसिटी कंपेयर करें तो स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन वेलोसिटी। यहां से इस फॉर्मूला पर आपका क्वेश्चन बन सकता है। हो सकता है यहां पर ग्रेटर लेस का जो आपका कंपैरिजन है वो वेलोसिटी को ग्रेटर बोल दे, स्पीड को लेस बोल दे, तो वो स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी। ट्रू कौन होगी? स्पीड इज ग्रेटर और इक्वल टू वेलोसिटी। तो ये आपको अच्छे से यहां से याद रखना है। नाउ हम फोर्थ फॉर्मूला की अगर बात करें तो अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना हो, हमने बोला सुबह 9 बजे कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू हुआ और 11 बजे तक चला, कभी उसकी स्पीड कम हो रही थी, कभी ज्यादा हो रही थी। हमें बताओ कि एवरेज स्पीड क्या है, हम बीच की क्या स्पीड लें जिससे हम बोल सके कि पूरे रास्ते इतने स्पीड से चला है। तो वो होगा जो टोटल डिस्टेंस चला है डिवाइडेड बाई जो टोटल टाइम उसने लिया है। ठीक है, अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इससे हमें एवरेज वेलोसिटी मिलेगा। लेकिन एवरेज वेलोसिटी निकालने का एक सेकंड फॉर्मूला भी हमारे पास है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हमारे पास जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया उसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं और u से डिनोट करते हैं, और जिस वेलोसिटी जो उसकी एंड टाइम पर थी, लास्ट में थी, उसको हम फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं और स्मॉल v से उसको डिनोट करते हैं। तो अगर हमें u और v दिया गया है और एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो एवरेज वेलोसिटी विल बी u प्लस v बाय 2। इस फॉर्मूला में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि u प्लस v डिवाइडेड बाई टाइम टेकन लिख देते हैं। नहीं, वो होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, और यहाँ पर u प्लस वी बाई 2। जो एवरेज हमारा मैथमेटिक्स में यूज होता है कि जितनी टर्म्स को ऊपर लिया है उससे ही नंबर ऑफ टर्म्स से नीचे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर ऊपर सिर्फ 2 टर्म्स ली हैं u एंड v, तो नीचे 2 आएगा। u प्लस वी बाई 2 हमें एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू देगा। अब आगे अगर हम बात करें एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हमारे पास होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, कि अगर आपने वेलोसिटी मानो 50 मीटर पर सेकंड से शुरू किया चलना, कुछ टाइम चलने के बाद आपने ब्रेक लगा दिया, आप गाड़ी से जा रहे हो ब्रेक लगा दिए, वेलोसिटी कम होकर 30 मीटर पर सेकंड रह गई, तो चेंज कितना हुआ? 20 मीटर पर सेकंड का। कितने सेकंड में चेंज हुआ? मानो कि आपने ब्रेक जब लगाया ना तो 2 सेकंड के बाद ही 50 से 30 पे आ गई वेलोसिटी। डिनोट करते हैं स्मॉल a से, फॉर्मूला हो जाएगा v मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t। ठीक है, यहाँ पर जो हमने एग्जांपल अभी डिस्कस करा वहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या है? 30 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 2 सेकंड में चेंज हुआ है, तो माइनस 20 बाई 2 मतलब माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारी एक्सेलरेशन आ रही है, नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैंने बोला 50 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, मैंने स्पीड रेस दबा दिया और अब उसकी स्पीड 70 मीटर पर सेकंड या वेलोसिटी 70 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, अब बताओ एक्सेलरेशन क्या है? तो आप फाइनल माइनस इनिशियल 70 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 2 सेकंड में चेंज हुआ है, 20 बाई 2 मतलब प्लस 10 मीटर पर सेकंड। प्लस अगर आता है आपका तो एक्सेलरेशन ही बोलेंगे, नेगेटिव अगर आ जाए एक्सेलरेशन तो उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। अगर यूनिट की बात करें, हमारा एक्सेलरेशन की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम बात करें स्केलर है या वेक्टर, तो क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम है, तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। आगे अगर हम बात करें, जो हमारे ग्राफ दिए गए हैं, 2 टाइप के ग्राफ हमें स्टडी करने हैं। एक हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और सेकंड है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालें, स्लोप का मतलब होता है या तो आप उसको y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। y2 मतलब जो y एक्सिस पर हम लेते हैं, x मतलब x एक्सिस, 2 पॉइंट्स लेने हैं, एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग y एक्सिस पर y2, x एक्सिस पर x2, दूसरे पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग y एक्सिस पर y1, x एक्सिस पर x1। तो उसमें आप y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करोगे और उसको रेशियो निकालोगे, उसी को हम उसका स्लोप बोलते हैं। अदर मेथड की अगर बात करें, जो टेंजेंट थीटा होगा,
मैंने बोला जो स्लोप है वो थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर मैं टेंजेंट थीटा निकालती हूँ, क्योंकि टेंजेंट का एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, मीन्स वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, तो वहां से भी हमारा टेंजेंट थीटा विल ऑल्सो गिव द वैल्यू ऑफ स्लोप। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वैल्यू देता है वेलोसिटी की, और अगर हम बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो उसका स्लोप हमें वैल्यू देता है एक्सेलरेशन की। ऐसा क्यों है, ये सब जब हम डिटेल में इस चैप्टर को स्टडी करेंगे तब मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अच्छे से समझा दूंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो हमारा एरिया अंडर द कर्व होगा किसमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो वो हमें जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है उसकी वैल्यू देगा। आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आती है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन की खास बात यह है कि ये वैलिड सिर्फ तब होती हैं जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू फिक्स है 9.8 ही होगा अर्थ के ऊपर, तो वहां पर हमारी ये इक्वेशन ऑफ मोशन लागू होंगी। सेकेंड कंडीशन, जो हमारा मोशन है वो एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ओनली देन द इक्वेशंस ऑफ मोशन विल बी वैलिड। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, दिस इज ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी टाइम रिलेशन, क्योंकि इस इक्वेशन में हमारी दो टर्म्स वेलोसिटी और टाइम कंसिडर होते हैं। सो दिस इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो पोजिशन टाइम रिलेशन, पोजिशन बिकॉज s इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो कंटेन होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एंड थर्ड इक्वेशन इज वेलोसिटी पोजिशन रिलेशन विच इज v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, जहां पर ये सारी टर्म्स u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल, a एक्सेलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट एंड t इज टाइम। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, और इनको हमारा जैसे कि मैंने बोला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं, सेकंड पोजीशन टाइम रिलेशन एंड थर्ड इज वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि किस इक्वेशन को हम क्या नाम देते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखिए यहाँ पर हमने बोला यूनिफॉर्म मोशन, इट मीन्स इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम। मोशन हमारा कैसा है, यूनिफॉर्म, मैग्नीट्यूड है हमारा कांस्टेंट, लेकिन क्योंकि वो सर्कुलर मूव कर रहा है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर घूमेगा तो उसकी जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पर चेंज हो रही है ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन। हालांकि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो हम उसको स्पीड ना बोल करके वेलोसिटी वहां पर नाम देंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर डायरेक्शन भी कंसिडर हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, हालांकि मोशन यूनिफॉर्म है। ओके, स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होता तो जीरो हो जाता, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता, पर अब वेलोसिटी की डायरेक्शन हमारी क्या है, हर वक्त चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेटेड होगा हमारा मोशन। अगर हम बात करें हमारी स्पीड कैसे निकालेंगे, तो स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम। एक राउंड की बात करें तो जो हमारा सरकमफ्रेंस होगा 2πr, अगर रेडियस r है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन t। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जो ऐसा यूनिट्स है यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट वो है, डिस्टेंस के लिए मीटर होगा, टाइम के लिए सेकंड, स्पीड और वेलोसिटी दोनों के लिए यूनिट मीटर पर सेकंड, फॉर एक्सेलरेशन यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी होता है, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता, स्पीड स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। बहुत इजी और बहुत सिंपल फॉर्मूलाज हैं, याद करने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत या टाइम नहीं जाएगा। आप ऐसा करिए, नोट्स को डाउनलोड तो आप करेंगे ही, वहाँ से अपने नोटबुक में अपने हाथ से भी लिखिए नोट्स को, ठीक है, फिर उसको रिवाइज करें, मल्टीपल टाइम्स लिख के देखिए, इनको प्रैक्टिस करके देखिए इनके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स। ओके, नाउ हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं विच इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले अगर हम बात करें फोर्स के टाइप्स कितने होते हैं, तो दो टाइप की फोर्स होती हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और सेकंड होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स होती है जब हमारे जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फोर्स लगाने वाले आपस में कॉन्टैक्ट में है,
और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जब होगा जब दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं वो कॉन्टैक्ट में नहीं है, स्टिल एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ये हमारा ये स्पेक्स है, मुझे इसको मूव करना है, आई हैव टू टच इट, मुझे इसके साथ कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा इसको फोर्स लगाने के लिए इसके ऊपर। तो दिस फोर्स इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। अब मैंने बोला जब ये स्पेक्टिकल्स मूव करेंगे तो इस टेबल के सरफेस और स्पेक्टिकल के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स है, तो वो फोर्स क्या है, कॉन्टैक्ट में है, तभी तो फ्रिक्शन हो रहा है। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स है वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। अगर टेंशन फोर्स की बात करें, जो एक स्ट्रिंग होता है, मानो एक रस्सी है, मैं उसको दोनों तरफ से खींच रही हूं तो उसके अंदर तनाव पैदा होगा, उसी फोर्स को हम टेंशन फोर्स बोलते हैं, और टेंशन फोर्स भी कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। अगर हम स्प्रिंग फोर्स की बात करें, एक स्प्रिंग है, मैं उसको चाहे तो पुश करूं चाहे उसको पुल करूं, चाहे तो मुझे कंप्रेस करना है चाहे स्ट्रेच करना है, दोनों ही केसेस में मुझे उसको कांटेक्ट में आना पड़ेगा, तभी मैं उसको पुश या पुल कर सकती हूँ। तो स्प्रिंग फोर्स भी हमारे पास कांटेक्ट फोर्स होता है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें नॉन कांटेक्ट फोर्स के लिए, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, आई एम श्योर आप लोग बचपन में मैग्नेट्स के साथ खेले होंगे, जो नॉर्थ साउथ पोल होते हैं। अगर ऑपोजिट्स पोल हों, इस मैग्नेट के लिए नॉर्थ पोल है उसके लिए साउथ, तो दूर रखें फिर भी एक दूसरे को खींच रहे हैं, कोई कांटेक्ट नहीं फिर भी खींच रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अगर सेम पोल से नॉर्थ नॉर्थ तो खुद ही दूर है एक दूसरे से ऑलरेडी, फिर भी एक दूसरे को दूर धकेल रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट, तो उनको हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो आप मुझे बताइए वो कांटेक्ट फोर्स होगा या नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कैसे आप बोलोगे हम तो जमीन पर खड़े हैं भाई ग्रेविटी की वजह से, तो कॉन्टैक्ट में है। भाई आप तो खड़े हो, लेकिन अभी रुको, आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। मानो कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर अर्थ के बीच में और इसके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, स्टिल मैं अगर इसको छोड़ूं तो अर्थ ने इसको अपनी तरफ खींचा, मतलब कि ये यहाँ पर क्यों था, क्योंकि मैंने इसको ऊपर फोर्स लगाया हुआ था, अर्थ इसको अभी भी नीचे खींच रही थी। जैसे ही मैंने अपना फोर्स हटाया उस फोर्स ने इसको नीचे खींच लिया। कॉन्टैक्ट नहीं है अर्थ के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में, स्टिल उनके बीच में फोर्स है। कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। जैसे हमारे पास एप्पल है या कोई भी फ्रूट है पेड़ के ऊपर लगा होता है, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लग ही रहा है विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट, लग रहा है। वो ऊपर क्यों है अभी तक, क्योंकि ऊपर से ट्री उसके ऊपर फोर्स लगाए है। जैसे ही ट्री ने उसके ऊपर फोर्स छोड़ा तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींच लेगा। मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता तब भी है जब दोनों ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है। आगे अगर हम फोर्स के फॉर्मूला की बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन। अगर हम मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमें उसकी फोर्स की वैल्यू देगा। जैसे कि मैंने बोला हमारे पास ये ट्रॉफी है, इसका कोई ना कोई मास है, अब ये कितने एक्सेलरेशन के साथ मूव हो रहा है, कितने टाइम में इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उस पर डिपेंड करता है कि ये कितनी फोर्स अप्लाई करेगा। मैंने माना यहाँ पर मेरा हाथ है, अगर ये ऐसे 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 आता है तो फोर्स कम है, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो बहुत ज़्यादा टाइम में हो रही है, इसके एक्सेलरेशन कम है। अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा कर दूं, एकदम से इसकी स्पीड बढ़ जाए, एकदम से इसकी वेलोसिटी बढ़ जाए, तो फोर्स भी बढ़ेगा। अगर ये ऐसे आए, ऐसे आके लगे तो मुझे ज़्यादा दर्द होगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। जो हमारे पास जो बॉलर होते हैं क्रिकेट में, वो गेंद जैसे ही कैच करते हैं वो ऐसे कैच करते हैं, ऐसे लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? इसी फिनोमिना की वजह से। अगर यहाँ पर बोला ऐसे रोक लिया और यहीं पे उन्होंने स्टॉप करा, तो बॉल अभी इतनी स्पीड से आ रही थी, अभी एकदम से उसकी स्पीड 0, वेलोसिटी चेंज होगी विद इन सेकेंड, एक ही सेकंड के अंदर बिल्कुल 0 हो गई, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा उसका, बहुत ज्यादा हो जाएगा, फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा हाथों पर। ऑन द अदर हैंड अगर वो ऐसे बॉल को लेके जाते हैं तो उसकी स्पीड धीरे 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 करके जाती है 0 तक, मतलब अच्छा खासा इतना सारा टाइम लगता है उसको वेलोसिटी चेंज होने में, मतलब एक्सेलरेशन कम होती है। एक्सेलरेशन कम तो फोर्स कम, तो उसके हाथों पर कम दर्द होता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से ही एप्लीकेशन इसका बनता है। आगे अगर हम बात करें यूनिट ऑफ फोर्स, तो यूनिट होगी हमारी न्यूटन। न्यूटन भी यूनिट होती है फोर्स की। अगर हम यहाँ फॉर्मूला से निकालें तो मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हमारी यूनिट होती है फोर्स की। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो जो हमारा डाइन होता है, डाइन यूनिट होता है फोर्स का। अगर यूनिट कन्वर्जन की बात करें डाइन और न्यूटन में,
तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻⁹ हमारे पास होता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्स इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन इसके अंदर काउंट होता है, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नोटिस करने वाली बात यहाँ पर है कि वेट इज ऑल्सो टाइप ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमारे पास जो वेइंग स्केल होता है, हम जैसे ही उसके ऊपर खड़े होते हैं, हमारी बॉडी का जो मास होता है उसके ऊपर फोर्स कौन सा लगता है, अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ उसको नीचे की तरफ पुल कर रही होती है। अब जो बॉडी का मास है मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसी को हम वेट बोलते हैं, एंड मास इनटू एक्सेलरेशन को हम फोर्स भी बोलते हैं। तो वेट कैन ऑल्सो बी नोन एज फोर्स। ये बात हम नेक्स्ट चैप्टर में भी आज ही इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और ज़्यादा डिटेल में। आगे अगर हम बात करें बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, तो बैलेंस्ड फोर्स जो नाम से ही हमें पता चल रहा है आपस में बैलेंस आउट कर लेती हैं, नेट इफेक्ट जहां पर हमें देखने को ना मिले। फॉर एग्जाम्पल ये स्पेक्टिकल है मेरे पास, मैं इसको राइट साइड से पुल कर रही हूँ, लेफ्ट साइड से भी पुल कर रही हूँ। मैंने बोला दोनों साइड में अगर मैं 5 न्यूटन से पुल करूँ तो इधर भी 5 न्यूटन इधर भी 5 न्यूटन, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। इसके ऊपर नेट इफेक्ट क्या होगा, जीरो, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, जहां है वही रहेगा। तो जहां पर हमारे पास फोर्सेस तो हैं, फोर्सेस हैं लेकिन इफेक्ट नहीं है, उस फोर्स को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। नेट इफेक्ट वहां पर हमारा जीरो होगा। आगे अगर अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करें तो अगर मैंने इस डायरेक्शन में 15 न्यूटन फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन, तो 10 तो बैलेंस्ड, लेकिन जो हमारा इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन एक्स्ट्रा है वो क्या करेगा, इसको इस तरफ पुल करना शुरू कर देगा। तो हमारे पास नेट इफेक्ट देखने को मिलता है। जहां पर हमारे पास नेट इफेक्ट ऑफ फोर्स देखने को मिलता है, मतलब कि वहां पर कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स वहां पर एक्ट कर रही हैं। ठीक है, इतना क्लियर होता है। आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब जो हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है ये हमें देता है भाई डेफिनेशन ऑफ फोर्स। आप बोलोगे कैसे, तो हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा। कब तक, जब तक उसके ऊपर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। ये क्या लग गया, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, तब तो इसने अपना स्टेट चेंज करा, मोशन में आ गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट, मानो यहाँ पर कोई गेंद है, मैंने इसको चलाना शुरू करा, चल रही है चल रही है चल रही है, एक वक्त के बाद रुक जा रही है, शुरू में तो नहीं रुक रही। मैंने बोला जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा ये तब तक चलती रहेगी। रुकेगी कब, जब इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। इट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है तो वो ऑब्जेक्ट अपनी जो स्टेट है रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन उसी में रहना पसंद करता है। कब तक, जब तक कि उसके ऊपर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता। ठीक है, तो फोर्स की डेफिनेशन यहां से क्या समझ आई कि एक ऐसी चीज है जब एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट का स्टेट, स्पीड या उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर देता है। अब मैंने आपको बोला कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये ट्रॉफी है, ये रखा है यहाँ पर, आराम से रखा है, अब ये मूव क्यों नहीं कर रहा, ये मूव नहीं कर रहा अपने आप से, क्योंकि ये चाहता है जिस स्टेट में है उसी में रहे। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे। कब तक, जब तक मैं इसके ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाऊं एक्सटर्नली। अब जो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि भाई अगर मैं रेस्ट में हूं तो रेस्ट में रहूं, मोशन में हूं तो मोशन में रहूं, यूनिफॉर्म मोशन में रहूं, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अब अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं तब तो ये अपना स्टेट चेंज करेगा, लेकिन जब तक मैं इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाती ये अपना उसी स्टेट को मेंटेन करना पसंद करता है। इसी चीज को हम इनर्शिया बोलते हैं। अब मैंने क्या बोला, जो इनर्शिया होता है ये एक प्रॉपर्टी होता है मास की। किसी ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा, उतना ही ज्यादा उसकी स्टेट को चेंज करना हमारे लिए टफ होगा। और जितना लाइट वेट का होगा ऑब्जेक्ट उसका इनर्शिया उतना ही कम होगा और उतना ही उसका इजी होगा स्टेट को चेंज करना। फॉर एग्जांपल अगर एक खाली कार्टन है, एक भरा कार्टन है, तो खाली कार्टन को हम इजीली मूव कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ भरा कार्टन, क्योंकि भरे कार्टन का मास ज्यादा है, उसका इनर्शिया ज्यादा है, तो उसका स्टेट चेंज करने में हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। आगे अगर हम बात करें न्यूटन से सेकेंड लॉ,
तो न्यूटन का सेकंड लॉ हमें देता है फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फर्स्ट लॉ ने दिया डेफिनेशन ऑफ फोर्स, सेकंड लॉ देता है फॉर्मूला ऑफ फोर्स। हाउ? हमने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करी है, मोमेंटम। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, हमने बोला एक बुलेट है और एक ट्रक है। बुलेट को जब हम फायर करते हैं बहुत छोटी होती है, मास बहुत कम होता है, लेकिन स्पीड वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड जब एक ट्रक होता है जो सामान से भरा हुआ है, उसकी स्पीड अगर बहुत कम भी है, मानो आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हो, लेकिन उसका जो मास है वो बहुत ज्यादा है, तो अगर वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो उस ऑब्जेक्ट को पूरा क्रश कर देगा। सिमिलरली जब हम फायर करते हैं तो वो बुलेट है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाती है। हमने बोला बुलेट का मास बहुत कम है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो वो भी उतना इफेक्ट हमारा दे रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑन दी अदर हैंड ट्रक है, उसका मास बहुत ज्यादा पर वेलोसिटी बहुत कम है, वो भी वही इफेक्ट दे रहा है। इट मींस जो टोटल इफेक्ट है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। तो जो हमारा टर्म है मोमेंटम, दैट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास एंड द वेलोसिटी। ठीक है, तो हमारे पास मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से, P इज इक्वल टू m इंटू वी हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर हम बात करें मोमेंटम स्केलर है या वेक्टर, तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर यूनिट की बात करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाता है। हमको सेकंड लॉ से फॉर्मूला कैसे मिलता है? सेकंड लॉ हमें बोलता है द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मोमेंटम। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो यहां से जब हम इसको पूरा सोल्व करते हैं मैथमेटिकली, F इज इक्वल टू ma हमारे को फाइनल वैल्यू मिलता है। इस तरह से न्यूटन का सेकंड लॉ हमें क्या देता है? फॉर्मूला ऑफ फोर्स देता है। अब अगर हम थर्ड लॉ की बात करें तो थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन बच्चे को जुबान पे याद है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कोई भी कुछ गलत करता है, सामने वाला गलत करके बोलता भाई रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ। भाई ये फोर्स पे लगता है, बिहेवियर पे नहीं लगता है। ठीक है, तो उन सब नेगेटिव चीजों की तरफ मत जाया करो। क्या बोलता है? मैंने बोला, मैंने इस मेज को ऐसे हिट करा, हिट किया, मैंने किया ना एक्शन। ये टेबल क्या करेगा? मेरे हाथ के ऊपर फोर्स लगाएगा। मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, एक्शन किया, इसने भी मेरे हाथ के ऊपर फोर्स लगाया, रिएक्शन किया। अब जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं, यहां से हमें समझ क्या आया, कभी भी फोर्स इंडिविजुअल नहीं एग्जिस्ट करता। फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। दो फोर्स होंगी, एक एक्शन होगी तो रिएक्शन भी होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक्शन किया और रिएक्शन फोर्स नहीं आया बदले में। ठीक है, अब जो एक्शन रिएक्शन पेयर है, इनकी कुछ खासियत होती है। वो खासियत क्या होती है? पहली बात, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होता है। जैसे कि अगर मैंने आराम से हिट किया टेबल को, तो मैंने अगर 5 न्यूटन फोर्स से हिट करा तो 5 न्यूटन ही मेरे हाथ पे लगा, मुझे दर्द नहीं हुआ। अगर मैं जोर से हिट करूं, अगर मैंने 50 न्यूटन से हिट किया तो रिएक्शन फोर्स भी 50 न्यूटन होगा। 50 न्यूटन, अब मेरे हाथ पर दर्द हो रहा है, चरचरा हो गया। कैसे? जितना एक्शन फोर्स उतना ही रिएक्शन फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स इज इक्वल। डायरेक्शन की अगर बात करें, मैंने डाउनवर्ड फोर्स लगाया टेबल के ऊपर, टेबल ने मेरे हाथ पर अपवर्ड फोर्स लगाया। डायरेक्शन ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट। अगर हम बात करें कि क्या एक ही ऑब्जेक्ट पर दोनों लगती हैं या अलग अलग पर, तो देखो भाई, मैंने एक्शन फोर्स टेबल पर लगाया, टेबल का रिएक्शन फोर्स मेरे हाथ पर, तो एक्शन फोर्स अलग ऑब्जेक्ट पर लगती है, रिएक्शन फोर्स अलग ऑब्जेक्ट पर लगती है। आगे अगर हम बात करें तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स साइमल्टेनियसली। एक साथ जब मैंने मारा तभी मेरे को दर्द होगा, ऐसा नहीं है मैंने मार दिया 5 मिनट बाद दर्द होगा, 5 मिनट बाद रिएक्शन फोर्स लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स साइमल्टेनियसली। तो ये 4 बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स पेयर। ओके, आगे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमारे पास क्या होता है भी? घर्षण। अब मैंने बोला एक हाथ मेरा ये है कि ये है, ऐसे रख के मैं ऐसे अगर करना चाहूं तो दोनों हाथ क्या है? फिसल रहेंगे एक दूसरे से? नहीं, इनफैक्ट मेरे को फोर्स लगाना पड़ रहा है मूव कराने के लिए उनको। मतलब कि कोई चीज तो है जो इस मोशन को रेजिस्ट कर रही है, जिसको ओवरकम करने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है। कौन सा फोर्स है यहां पर जिसको ओवरकम करने के लिए मुझे अपने ओर से फोर्स लगाना पड़ रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है भाई, जो हमारे सरफेस इन कॉन्टैक्ट होते हैं, जो हमने पीछे बोला कॉन्टैक्ट फोर्स में ही तो आता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जो सरफेस इन कॉन्टैक्ट हैं उनके पास होते हैं इरेगुलरिटीज। हाथ हमारे रफ होते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा मिट्टी का काम करते हो तो और ज्यादा रफ हो जाते हैं, ठीक है। तो हाथों पे क्या होते हैं, इरेगुलरिटीज। अब वो इरेगुलरिटीज देखो हमने उनको कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से, जो हाई पॉइंट होता है उसको हिल बोलते हैं, जो लो होता है उसको वैली बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेस। इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेस इंटरलॉक हो जाते हैं आपस में। इंटरलॉक होते वो मोशन को क्या करेंगी, रेजिस्ट करना शुरू कर देती हैं। उसी रेजिस्टेंस को, उसी इंटरलॉकिंग को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। हमारे पास कई तरह का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। एक, जैसे अभी मैंने बोला टेबल पर ये स्पेक्टेकल रखा है, मूव नहीं कर रहा, स्टिल इस स्पेक्टेकल और टेबल के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। कौन सा, स्टैटिक, क्योंकि दोनों के बीच में कोई रिस्पेक्टिव मोशन नहीं है, स्टेशनरी है, तो हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज स्टैटिक। अब हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, मैंने बोला मैंने इस स्पेक्टेकल के ऊपर फोर्स लगाया, चलना ही नहीं शुरू हुआ, और ज्यादा फोर्स लगाया, चलना ही नहीं शुरू हुआ, मतलब कि जो मैं अप्लाई कर रही हूं फोर्स, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कम है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या बोल रहा है भाई, अगर तुम चाहते हो कि ये ऑब्जेक्ट मूव हो तो मुझको तुम्हें हराना पड़ेगा, पहले मुझसे ज्यादा होना पड़ेगा आपको। तो अगर आपका अप्लाइड फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कम है तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे उसको। अब मैंने बोला मैं इसको बढ़ाते 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 10 न्यूटन पर पहुंची, 10 न्यूटन पर पहुंचते ही ये चलना शुरू हो गया। तो जो 10 न्यूटन अल्टीमेट मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, जिसके बाद ऑब्जेक्ट मूव होना शुरू हो जाएगा, उसको मैं बोलती हूँ लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट मूव होना शुरू हो चुका है, फ्रिक्शन तो इनके बीच में अब भी है क्योंकि कॉन्टैक्ट है दोनों के बीच में, सरफेस के बीच में। लेकिन जब मैंने बोला किसी ऑब्जेक्ट को, है ना, कोई भी आप ऐसे देखना, हैवी संदूक है, आप उसको सरकाने के लिए फोर्स लगाओ, शुरू में फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, एक बार चलना शुरू हो गया फिर उसको चलता रखने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा पहले के कंपैरिजन में। मींस अगर ऑब्जेक्ट एक बार चलना शुरू हो जाए तो उसको इंटरलॉकिंग का टाइम ही नहीं मिलता, गरड़ 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 चलता ही रहता है, ठीक है। तो इंटरलॉकिंग का इतना टाइम नहीं मिलता तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो हमने बोला स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है कौन, काइनेटिक फ्रिक्शन, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन के दो टाइप होते हैं, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। स्लाइडिंग मतलब ऐसे, रोलिंग मतलब ऐसे 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 ऐसे, जैसे व्हील्स होते हैं हमारे, ठीक है। स्लाइडिंग जो पार्क में भी आप स्लाइड करते हो, इस तरीके से स्लाइड करते जाना है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमारे पास क्या होता है, रोलिंग के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, इसीलिए बोलते हैं जो इन्वेंशन ऑफ व्हील्स था वो बहुत रिवोल्यूशनरी था हमारे लिए, जिससे कि फ्रिक्शन और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, हैवी ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफर करना बहुत ही ज्यादा इजी हो गया था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगर कंपैरिजन करें स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा, देन स्लाइडिंग एंड देन रोलिंग फ्रिक्शन। ये आपको याद रखना है, इनका ऑर्डर आ सकता है आपके एग्जाम में। अगर हम बात करें नेसेसरी कैसे फ्रिक्शन, तो भाई जो हम वॉक करते हैं, ग्रिप बनती है हमारी, जो हम राइट करते हैं, जो पेन की निब और पेपर के बीच में फ्रिक्शन होता है उसी से हम लिख सकते हैं। जो ब्रेक्स होते हैं, जब हम कोई व्हीकल चला रहे होते हैं, हमें ब्रेक लगाना है, तो जो व्हील है उसको ऐसे, मानो कि व्हील ऐसे घूम रहा है, ऐसे जाकर जब हम ब्रेक लगाते हैं ना, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जाकर उसके ऐसे रगड़ खाता है, फ्रिक्शन होता है तो उसको घूमना धीरे धीरे बंद कर देता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम ब्रेक्स भी अप्लाई नहीं कर पाते, जो कहते हैं ना ब्रेक्स फेल हो गए, इट मीन्स फ्रिक्शन ही नहीं है वहां पर, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है फ्रिक्शन, लेकिन इविल भी होता है, नुकसानदायक भी होता है। कैसे, हमारे जो मशीनरी है उनमें एक लॉन्ग रन में, लॉन्ग टाइम में वियर एंड टियर हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन। एनर्जी का वेस्ट होता है, जैसे हमारा फैन चलता है, फैन चलते चलते, हालांकि इसमें कौन सा फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन, बॉल बियरिंग्स यूज होते हैं, स्टिल जो हमारा एनर्जी है धीरे धीरे चलते चलते पंखा क्या हो जाता है, गर्म होना शुरू हो जाता है, हमारी एनर्जी हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन। इस वजह से हमारा इविल भी होता है कौन, फ्रिक्शन। आगे अगर हम बात करें अबाउट फ्लूइड फ्रिक्शन, तो फ्लूइड होते हैं हमारे गैसेज एंड दी लिक्विड्स। तो हमारे गैसेज और लिक्विड की वजह से जो फ्रिक्शन होता है उसको हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। गैसेज की वजह से फ्रिक्शन एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे फ्लूइड फ्रिक्शन के 3 इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। पहली बात, अगर हमारा फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा हो जाए तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। वाटर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट चलना ईजी है एज कम्पेयर टू हनी। हनी के अंदर अगर आप ऐसे अपनी उंगली भी घुमाओगे तो ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, जोर लगेगा आपको, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा है, वो घूमने नहीं देना चाहता आपकी उंगली को। वाटर में वो ईजी होता है, मतलब कि अगर ज़्यादा डेंसर है फ्लूइड
तो ज़्यादा फ्रिक्शन, अगर कम डेंसर है कम फ्रिक्शन होगा। वहीं पर अगर हम बात करें, अगर आप फ्लूइड के अंदर स्पीड बढ़ाओ, अगर आप किसी लिक्विड के अंदर खड़े हो, आप अपनी स्पीड बढ़ाओ तो आपको लगेगा भाई स्पीड बढ़ गई तो फ्रिक्शन कम है। नहीं मेरे बच्चे, उल्टा होता है। आप मानो कि आप एक पूल के अंदर खड़े हो, तो आप पूल के अंदर चल रहे हो, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, यू कैन मूव। लेकिन अगर आप दौड़ने की कोशिश करो पूल के अंदर, क्या आप दौड़ सकते हो? नहीं दौड़ सकते। बहुत ज़्यादा आपको लगेगा वाटर रेजिस्ट कर रहा है, आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। तो जैसे ही आप स्पीड इंक्रीज करते हो एक फ्लूइड के अंदर, तो उसका फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो ये बात आप खास याद रखना। आगे हमारे पास है स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन शेप होता है बॉडी वाइड है लेकिन फेस आगे से नैरो होता जाता है। जैसे कि हमारे एरोप्लेन्स होते हैं, उनको इस तरीके से क्यों डिज़ाइन किया जाता है कि जो स्ट्रीमलाइन शेप है वहाँ पर फ्लूइड फ्रिक्शन जो है कम हो जाता है, जो आप एक्सपीरियंस करते हो। अगर आगे से बिल्कुल फ्लैट बना दोगे ना प्लेन्स को, बेचारे उड़ ही नहीं पाएंगे। आगे से इतनी ज़्यादा एयर होगी, उसको रेजिस्ट कर रही होगी, मोशन को, फ्रिक्शन होगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, सारा फ्यूल वहीं पे वेस्ट हो जाएगा। इसी वजह से, इसी तरीके से हमारी जो फिशेज हैं उन्होंने अपने आप को क्या कर रखा है, इवोल्व कर रखा है कि सारी फिशेज का जो शेप है वो क्या होता है, स्ट्रीमलाइन शेप होता है। तो स्ट्रीमलाइन शेप में हमारे पास फ्लूइड फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ये भी आप याद रखोगे। आगे हमारे पास आज का लास्ट चैप्टर आ जाता है, दैट इज ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में सबसे पहले हमारे पास होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप सबको पता है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे यूनिवर्स में जो मास है, जिसके पास मास कंटेन करता है, वो ऑब्जेक्ट हर उस दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा होता है जिसके पास मास है। मींस कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हैं जिनके पास मास है यूनिवर्स में, चाहे मैं हूं और मरकरी है, मैं हूं टेबल है, आप हो और मैं हूं, आप हो और ये प्लांट है, हर ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं। कौन सा फोर्स? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अगर हम उस फोर्स की वैल्यू निकालें तो दैट इज गिवन बाय कैपिटल G, जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं, m1 इंटू m2। m1 एक ऑब्जेक्ट का मास, m2 दूसरे का। मानो जो ये हमारे पास प्लांट रखा और जो ये प्लांट है, इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है, तो दोनों का मास, m1 इसका मास माना, m2 इसका माना, तो हमारे पास G इंटू m1 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। दोनों के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है, सेंटर से मेजर करेंगे डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे r और उसको बोलेंगे r स्क्वायर। इस फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे तो दोनों के बीच में जो फोर्स वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी यूनिट भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अगर नोट करें यहाँ पर कोई बात तो वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं होती, हमेशा अट्रैक्टिव होती है। जैसे कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक हाइट पर है, जैसे ही वो डिटैच होगा, जैसे एप्पल है, डिटैच होगा पेड़ से तो नीचे ही आएगा, अट्रैक्ट करेगी अर्थ उसको, ऐसा नहीं ऊपर भेज देगी, रिपेल करेगी, नहीं। हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। इंपॉर्टेंस क्या होती है हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स की, ये बाइंड करके रखता है हर ऑब्जेक्ट को आपस में। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व नहीं करते, कोई इधर जाता कोई उधर जाता। उनकी ट्राजेक्टरी में उनको कौन बाउंड करके रखता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम बात करें हमारी खुद की, तो हमको अर्थ से कौन बाइंड करके रखता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही बाइंड करके रखता है। आगे अगर हम बात करें फ्री फॉल, तो फ्री फॉल क्या होता है, अभी व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ओनली वन फोर्स, सिर्फ एक फोर्स, वो भी कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है। मैंने बोला कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर से गिर रहा है, छत पे खड़े होकर मैंने कोई ऑब्जेक्ट नीचे फेंका, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो आसपास में एयर है, एटमॉस्फेयर है, उसकी वजह से रेजिस्टेंस भी तो है, वो नीचे आना चाह रहा है, एयर उसको नीचे आने नहीं देना चाहती, फ्लूइड फ्रिक्शन हो रहा है उसका, लेकिन ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है। अब अगर मैं वहां से एयर हटा दूं, वैक्यूम कर दूं, अब जो ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरेगा सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर होगा, उसको मैं बोलती हूँ फ्री फॉल। ठीक है, तो आपको समझ आया, वहां पर कोई एयर रेजिस्टेंस अगर नहीं है, सिर्फ एक ही फोर्स है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल बोला जाता है भी उसको। अगर आगे हम बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर सेकेंड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटी की जो फोर्स है उसकी वजह से जो उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा होता है पर सेकंड, उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, डिनोट करते हैं स्मॉल g से। अगर फाइंड करने की बात करें तो ऊपर हमने जो फॉर्मूला देखा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। F को हम मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, मतलब mg इक्वल टू जी m, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहां से हमारी सोल्व करने के बाद वैल्यू क्या आ जाते हैं, 9.8। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है, मैंने बोला यहां पर ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको यहां से ड्रॉप करती हूँ
तो हर सेकंड, 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ चुकी है, 1 सेकंड के बाद और 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ चुकी है, हर सेकंड के बाद जो इसकी वेलोसिटी है वो 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं हमारे, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए भी ट्रू होते हैं। जो हमने वहां पर ए से डिनोट करा इक्वेशन ऑफ मोशन में, अगर वहां पर जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रखे तो वो भी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन ट्रू होती है। तो ये हमारे पास वही वाला फंडा है। आगे अगर हम बात करते हैं मास और वेट की, तो जो मास होता है, मैंने बोला इस बॉल का मास क्या होगा, जो मटेरियल है इसके अंदर, जितने मटेरियल से मिलके बना है, जो मास होता है यूनिवर्स में कहीं चले जाओ सेम रहेगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ मटेरियल जिससे मिलके बना है वो सेम रहने वाला है। अगर हम मास की बात करें तो स्केलर क्वांटिटी होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। यूनिट की बात करें तो किलोग्राम यूनिट होता है किसका, मास का। ऑन द अदर हैंड अगर वेट की बात करें तो वेट होता है जो फोर्स ऑब्जेक्ट लगा रहा है। मैंने बोला ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास है कुछ ना कुछ, अब इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ इसको खींच रहा है, उनको अगर मैं मास को और ड्यू टू ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करूं, उसको हम वेट बोलते हैं। मतलब जो वेट है वो एक फोर्स की तरह एक्ट करता है। तो यूनिट ऑफ वेट क्या होती है, न्यूटन ही हम मान के चलते हैं, या फिर किलोग्राम वेट, किलोग्राम फोर्स भी हो सकती है। वेट की अगर बात करें तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन होता है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। आगे हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून। जो मून है, मून का मास और रेडियस अर्थ से कम होता है, तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होती है, अर्थ से कम होती है। कितना कम होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ। अर्थ की ग्रेविटी को अगर 6 से हम क्या करें डिवाइड, उतनी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून। इसी वजह से जो वेट होता है मून पर, वो अर्थ के वेट को अगर 6 से डिवाइड करें उसके इक्वल ही पाया जाता है। तो अगर आप मून पर जाकर अपना वेट चेक करोगे तो अगर अर्थ के ऊपर आप 60 kg हो तो वहां पर आप ओनली 6 kg के पाए जाओगे। ठीक है, आगे हमारे पास है थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स। फोर्स ही होता है लेकिन कौन सा, परपेंडिकुलर। लेट अस कंसिडर कि ये पेन है, इससे मैंने टेबल के ऊपर फोर्स लगाया ऐसे परपेंडिकुलरली, तो इस फोर्स को मैं क्या बोल सकती हूँ, थ्रस्ट बोल सकती हूँ। पर अगर मैं इस तरीके से फोर्स लगाना शुरू करूं तो क्या मैं इसको थ्रस्ट बोल पाऊंगी, नहीं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है। हालांकि अगर मैं इसका कंपोनेंट करूं, रिजोल्व कर दूं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट, तो जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट होगा उसको मैं क्या बोल पाऊंगी, थ्रस्ट। लेकिन थ्रस्ट का मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, जो परपेंडिकुलर है वो थ्रस्ट कहलाएगी, जो परपेंडिकुलर नहीं है वो थ्रस्ट नहीं कहलाएगी। प्रेशर का फॉर्मूला होता है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। इट मीन्स सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स को हम कंसिडर करते हैं जब हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। इट मीन्स हमने ऑलरेडी डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दिया है, अब आगे डायरेक्शन चेंज होने का कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स ही कंसिडर की जाएगी। इस वजह से जो प्रेशर होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। हाँ बच्चों, आपको लग रहा होगा कि प्रेशर वेक्टर होना चाहिए, लेकिन प्रेशर एक्चुअली में स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दी गई है जो कि परपेंडिकुलर फोर्स होता है। अगर हम बात करें यूनिट ऑफ प्रेशर तो हमारे पास होती है पास्कल एंड ऑल्सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकती है। स्केलर क्वांटिटी होता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमारी जो एप्लीकेशंस होती है, जैसे हमारा नाइफ है, अगर ब्लंट हो जाता है तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है वेजिटेबल चॉप करने के लिए। अगर शार्प नाइफ है तो कम फोर्स में भी वेजिटेबल अच्छे से चॉप होती है। क्यों? क्योंकि प्रेशर ज्यादा है। अगर एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अगर आगे हम बात करें तो हमारे पास आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर होता है, गैसेज जो हमारी एयर है उसकी वजह से जो प्रेशर होता है। अब मेरे सर के ऊपर इतनी सारी एयर है, वो क्या कर रही है, परपेंडिकुलर फोर्स लगा रही है मेरे सर के ऊपर, उसी को मैं क्या बोलती हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलती हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट हमारे पास होती है पास्कल या फिर एटमॉस्फेयर, जिसको स्मॉल atm से हम डिनोट करते हैं, या फिर बार्स भी हो सकती है। अगर हम यूनिट कन्वर्जन की बात करें तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। आगे हमारे पास है लिक्विड प्रेशर, जो लिक्विड की वजह से प्रेशर होता है। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में भी शो कर रखा है, जो लिक्विड प्रेशर है वो डेप्थ पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा डीप जाओगे लिक्विड में उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्विमर हो तो अगर आप ऊपर स्विम कर रहे हो, थोड़ा ही नीचे गए हो पानी के, तो कम आपको प्रेशर फील होगा। जितना डीप जाओगे, जितना डीप स्विमिंग करने जाओगे, उतना ज्यादा प्रेशर फील होगा आपको लिक्विड की वजह से। जैसे मैंने शो कर रखा है, अगर 2 होल करते हैं किसी कंटेनर के अंदर, जो ऊपर वाला होल है वो पानी थोड़ा पास गिरेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर कम है। जितना डीप हम गए हैं, जितना नीचे जाके होल करेंगे, उतना ही प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, और पानी ज्यादा दूर जाकर गिरेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है बायंसी। बायंसी हमारे पास होता है, कोई अगर आपके पास लिक्विड है
उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आप डालोगे तो वो लिक्विड उसको बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ वापस से पुश करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बर्तन लो, उसके अंदर पानी डालो, मैंने उसके अंदर एक बोल डाल दिया। अब वो क्या करेगा, वो चाहता नहीं कि बॉल उसके अंदर जाए, वो उसको वापस धकेलना चाहता है बाहर की तरफ। तो ऊपर की तरफ उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, अप थ्रस्ट लगाएगा। अप मतलब ऊपर, थ्रस्ट मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास मानो कि एक ऑब्जेक्ट मैंने डाला बॉल, एक मैंने डाला आयरन का कोई हैवी ऑब्जेक्ट डाला है, तो वहां पर हमारे पास क्या होगा भाई, जो बॉल है एक तो इसके ऊपर वेट एक्ट कर रहा है, इसका जो नीचे की तरफ है, एक इसके ऊपर अप थ्रस्ट एक्ट कर रहा है। सिमिलरली जो आयरन ऑब्जेक्ट है, एक तो उसके ऊपर वेट एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, एक उसके ऊपर एक्ट कर रहा है अप थ्रस्ट। अब अगर हमारा जो वेट है वो कम हो जाए अप थ्रस्ट से, वेट कम है तो वो फ्लोट करेगा। अगर वेट ज्यादा हो जाए अप थ्रस्ट कम, मतलब नीचे ज्यादा ऊपर कम, तो वो नीचे जाएगा, सिंक हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हमें अप थ्रस्ट निकालना है कि लग कितना रहा है अप थ्रस्ट, वेट का तो हमें पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी करके निकाल लेंगे। लेकिन अगर अप थ्रस्ट निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे? दो फॉर्मूलाज हमारे पास हैं। पहला फॉर्मूला है V रो G। V मतलब वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स, जितना इमर्स है। अगर ये बॉल को मैं ऐसे पुश करके आधा इमर्स कर दूं तो इसका आधे का ही वॉल्यूम लूंगी, इनटू रो। रो मतलब जो हमारा लिक्विड है उसकी डेंसिटी, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आर्किमिडीज ने हमें एक सेकंड फॉर्मूला दिया है विच इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास किसका? जितना भी लिक्विड मेरे ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है। मानो मैंने ये हाफ गेंद उसके अंदर डाला, तो जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही इसने लिक्विड भी वहां से डिस्प्लेस किया होगा, तो उस लिक्विड का मास जितना डिस्प्लेस हुआ है मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये होता है हमारे पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमारा यूज किया जाता है लैक्टोमीटर में, जो मिल्क की शुद्धता पता करने के लिए यूज किया जाता है कि उसके अंदर पानी मिला है या नहीं मिला है। ऑल्सो जो सबमरीन है उसको डिजाइन करने में यूज किया जाता है, पनडुब्बी पानी के नीचे चलती है, उनको डिजाइन करने के लिए। आगे हमारा वही है, अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है बायंट फोर्स है तो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कम है बायंट फोर्स है तो वो फ्लोट करेगा। आई होप ये तीनों चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अगर आप एक टीजीटी एस्पिरेंट हैं, एचटेट, केवीएस, DSSS, एनवीएस या किसी भी स्टेट के लिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए, कमेंट से लिंक मिल जाएगा आपको। इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और अपना पढ़ाई, अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट भी हैं, 9th या 10th, तब भी आपके लिए ये वीडियो उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल है। आई होप आपको इस वीडियो ने बहुत हेल्प किया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।